हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। हमारे दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड से होने वाला एग्ज़ाम प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 का ये क्लास 9 का मॉडल सेट 1 है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो एग्ज़ाम होगा हिंदी का ये सेट है और समय इसमें 1 घंटा 30 मिनट रहेगा, पूर्णांक 40 रहेगा। कुछ निर्देश हैं जिसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसमें जितने सारे प्रश्न रहेंगे सभी अनिवार्य हैं। प्रश्नों की कुल संख्या 40 रहेगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, मीन्स ऑप्शन वाला रहेगा। इनमें से एक सही विकल्प का आपको चयन करना है। गलत उत्तर अगर होगा तो उसका कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे। अपठित बोध खंड क से देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखते हैं दोस्तों, क्या है गद्यांश। हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें कुछ धर्म से जुड़े होते हैं तो कोई नए वर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भी गद्यांश है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ें और फिर जवाब देने का कोशिश करें। मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक बताऊँगा जिससे आपको इस तरह के जो भी गद्यांश वाले प्रश्न रहेंगे उनका जवाब आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो पढ़ते हैं गद्यांश। हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें कुछ धर्म से जुड़े होते हैं और कोई नए वर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं। तो हम लोग अंडरलाइन करते जाते हैं, जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन करते जाएंगे तो हमको क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में आसानी होगी। त्योहारों के कारण पूरा वर्ष उमंग से भरा पूरा रहता है, यानी कि त्योहारों के कारण जो पूरा वर्ष उमंग से भरा पूरा बना रहता है। नव वर्ष के आगमन के समय तो खेत खलिहान लगते हैं, उनकी कटाई आरंभ हो जाती है, किसान का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। इसी प्रकार महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार हमारे मन को देशभक्ति और गौरव की भावना से सरोवर कर देती है। सभी त्योहारों के एक ही लक्ष्य हैं। क्या लक्ष्य हैं? हम सभी त्योहारों को मिलकर एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं और उसमें निहित अच्छे विचारों को संपूर्ण समाज में फैलाने में मदद करें, जिससे सभी धर्मों के लोगों में एकजुटता की भावना जागृत हो सके। ठीक है, तो गद्यांश पढ़ लिए, अंडरलाइन भी कर चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित होते हैं? तो यहाँ पे हम जबकि देख पा रहे हैं कौन से त्योहारों में किसान आनंदित होते हैं, तो यहाँ लिखा है नव वर्ष के आगमन के समय खेत खलिहान लगते हैं और कटाई आरंभ होती है, उस समय किसान का मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो क्या आंसर होगा? नव वर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्यौहार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन से त्योहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत करते हैं? देशभक्ति की भावना कौन से त्योहार जागृत करते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है धार्मिक दृष्टि से त्यौहार, महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार, नव वर्ष मनाए जाने का त्यौहार, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब, महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार। इसमें ये जो है इससे हमारे मन में देशभक्ति की भावना भर जाती है। आगे देखते हैं सभी त्योहार का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों सभी त्योहार का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं। उसमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना, ये सही होगा। धार्मिक प्रचार और प्रसार, ये सही नहीं है। अनुशासनता के साथ खुशी मनाना, ये भी सही नहीं है। समाज को दिग्भ्रमित करना, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दें। देखिए दोस्तों, अभी जो गद्यांश हम लोग पढ़ें उसमें उचित शीर्षक क्या होगा? पहला है नव वर्ष का महत्व, दूसरा है देश प्रेम का महत्व, त्योहारों का महत्व। तो यहाँ पे दोस्तों चौथा इनमें से कोई नहीं।
तो गद्यांश का जो उचित शीर्षक होगा वो नववर्ष का महत्व ये भी हो सकता है, देश प्रेम का महत्व ये भी हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देंगे त्योहारों का महत्व। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है उमंग शब्द का पर्यायवाची। तो उमंग का पर्यायवाची क्या होगा? पहला खुशी, दूसरा है उल्लास, तीसरा देशभक्ति और चौथा सराबोर, है ना। तो उमंग शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो होगा उल्लास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों निर्देश में देखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 के लिए सही उत्तर का चयन करें। देखिए दोस्तों, अभी हम गद्यांश पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ेंगे पद्यांश। इसको ध्यान से पढ़ना है और फिर हम सवाल का जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो मैं जब अकेला होता हूँ मुझे मेरी माँ का प्यार याद आता है, सोचकर वक्त के उस दौर को मेरा रोम रोम हर्षित हो जाता है। याद आता है जब माँ मुझे सप्रेम खिलाती थी, दुलारती हुई सी वह मुझे गोद में बिठाया करती थी। नाज नखरों को भी मेरे तब हंस हंस के उठाया करती थी। बेटा मेरा शेर बनेगा कहती हुई वो मुझे दूध पिलाया करती थी। देखिए, बेटा मेरा शेर बनेगा कहती हुई मुझे दूध पिलाया करती थी। याद आता है जब कभी मैं डरता था, ममता में भरे आंचल में वो मुझे छुपाया करती थी। अब सवाल देखते हैं, कवि को अकेले में किसकी याद आती है? ऑप्शन है माँ की, पिता की, भाई बहनों की, दोस्तों की। तो यहाँ पे जवाब होगा माँ की। कवि को अकेले में उसकी माँ की याद आती है। अगला सवाल, नाज नखरे उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है प्रेम करना, हर तरह की इच्छा को पूरी करना, शरारती करना और नाजुक बनना। तो यहाँ पे होगा नाज नखरे उठाना, मीन्स ये हुआ नाज नखरे उठाना मतलब हर तरह की इच्छा को पूरी करना। छोटे छोटे बच्चे कितने तरह की इच्छा प्रकट करते हैं, तो उनकी माँ उनकी सारी इच्छाओं को पूरी करती हैं यहाँ पे, इसका मतलब यही होगा। अगला सवाल, दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती थी? दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती थी? जल्दी जल्दी दूध पियो नहीं तो कमज़ोर हो जाओगे, बेटा मेरा शेर बनेगा, बेटा मेरा अफसर बनेगा। तो अभी हम क्या देखें, दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती थी? बेटा मेरा शेर बनेगा। ठीक है साथियों, सारे आंसर जो मैं बता रहा हूँ कॉपी में नोट करते जाएं, और अगर नोट नहीं कर पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट खींच के रखें, बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल, कवि के डर जाने पर माँ क्या करती थी? ऑप्शन है उसका मजाक उड़ाती थी, बी उसे डरपोक समझती थी, सी उसे डांटती थी और डी अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेती थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक दें। देखिए दोस्तों, प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक माँ का प्यार, माता का आंचल, माँ की ममता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे होना चाहिए उचित शीर्षक क्या होना चाहिए? माँ का प्यार, 1 नंबर होगा, माँ का प्यार। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं व्याकरण खंड ख में देखते हैं व्याकरण से सवाल है यहाँ पे। तो 11 नंबर देख पा रहे हैं, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता उसे क्या कहते हैं? देखिए, शब्द के पहले जो जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के बाद में जो जुड़ता है पीछे साइड उसको प्रत्यय कहते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, सुनारिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन आई, आइन, इन और इन। यहाँ पे देखिए इन डबल दिया हुआ है, तो सुनारिन शब्द में जो प्रत्यय प्रयोग हुआ है सुनार जोड़ इन, यानी इन का प्रयोग प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर सी और डी, क्योंकि दोनों एक जैसा है तो ये दोनों होगा। लेकिन यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसमें से एक ठो मुझे लगता है कि यहाँ पे दीर्घई होना चाहिए था इसमें। अगर इसमें दीर्घई होगा तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, और अगर इसमें दीर्घई होगा तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप इसको देख लीजिएगा। अगला सवाल, आकाश का सही पर्यायवाची क्या होगा? ए पक्षी, बी गगन, सी धरती, डी आग। तो आकाश का सही पर्यायवाची होता है ऑप्शन नंबर बी गगन। अगला सवाल, सीता आम खाती है,
वाक्य ने परसर्ग के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा। अगर हम इसमें ने लगा देते हैं तो क्या होगा। तो अगला है, पहला है सीता ने आम खाई, दूसरा है सीता ने आम खाया, सीता आम को खाती है, सीता से आम खाया नहीं जाता। तो यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि ने परसर्ग अगर हम लगा देंगे, लगाने के बाद इसका सही क्या जवाब होगा। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा सीता ने आम खाया। अगला सवाल, 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द क्या होगा। देखिए 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द पूछ रहा है यहाँ पे। तो 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द क्या होगा। विशेषण मतलब जो संज्ञा की विशेषता को बतलाता है। तो दूध का विशेषता बतलाता है 4 लीटर, यानी कि 4 शब्द जो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है। तो 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 4 लीटर। दूध कितना है, 4 लीटर है क्वांटिटी की मात्रा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा नंबर ए 4 लीटर। अगला सवाल, राम ने समय पर काम पूरा किया, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। राम ने समय पर काम पूरा किया, तो रचना के आधार पर कौन सा किस तरह का ये वाक्य आपको ये बताना है। पहला सरल, बी संयुक्त, सी मिश्र, डी उपवाक्य। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सरल वाक्य। राम ने समय पर काम पूरा किया तो समय वाक्य, सरल वाक्य हुआ। अगला सवाल, मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा। ये आपका रचना के आधार पर कौन सा वाक्य होगा। ए सरल, बी संयुक्त, सी मिश्र, डी उपवाक्य। सही जवाब होगा आपका यहाँ पे संयुक्त। आगे बढ़ते हैं। 9, 2, 11 होना मुहावरे का अर्थ। पहला बेईमानी करना, बी खड़े रहना, सी भाग जाना, डी बैठ जाना। तो दोस्तों आपने कई बार सुने होंगे 9, 2, 11 होना का मतलब होता है भाग जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, लड़का अच्छा है, इस वाक्य में वचन बदल देने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लड़का अच्छा है, यहाँ पे वचन बदलना है, यानी एक वचन से बहुवचन करना है। तो लड़का अच्छा है के ऑप्शन देखते हैं। लड़के अच्छे हैं, लड़कियां अच्छी हैं, लड़की अच्छी है, लड़की में अच्छाई है। तो यहाँ पे लड़का का बहुवचन लड़की होगा। इस तरह से हमारा देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल, विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताने, जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है विशेषण के द्वारा, उसको विशेष्य कहते हैं। अब विशेष्य कहाँ पे देख लेते हैं। ए है विशेषण, बी है क्रिया विशेषण, सी है विशेष्य और डी है विशिष्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आगे देखते हैं खंड ग। अब हम आ जाते हैं खंड ग में। खंड ग में क्या देख रहे हैं, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 30 के लिए सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर यहाँ पे आपको बताना है 21 से 30 नंबर तक का 10 क्वेश्चन। देखते हैं, गद्यांश पहले पढ़ते हैं। तो गद्यांश देख लेते हैं क्या है। मोको कहाँ ढूंढे, देखिए ये कबीरदास का है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद नाकाबे कैलाश में। ना तो कौन क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी होय तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। यह है कविता। अब इसमें हम देखते हैं ये गद्यांश है, ये आपका गद्यांश है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है। देखिए प्रस्तुत पद के जो रचनाकार वो कौन है। तो ऑप्शन है कबीरदास, बी तुलसीदास, सी रैदास, डी सूरदास। तो ये रचनाकार तो यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि कबीर है। तो इसका आंसर ए नंबर होगा कबीरदास। मनुष्य किसे ढूंढ रहा है, ए धन को, बी प्रसिद्धि को, सी ऐश्वर्य को, डी ईश्वर को। तो मनुष्य ईश्वर को ढूंढ रहा है। दोस्तों यहाँ पे मनुष्य जो है ईश्वर को ढूंढ रहा है। कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है, मंदिर में ढूंढ रहा है, मस्जिद में ढूंढ रहा है, चर्च में, गुरुद्वारा में ढूंढ रहा है ना, काशी में ढूंढ रहा है, कैलाश में ढूंढ रहा है, मगर मनुष्य को ईश्वर कहीं नहीं मिल पा रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
वैराग का मतलब क्या है? विरागी, बी वैराग्य, सी विहार, डी विराजमान। तो वैराग का मतलब वैराग्य होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, पद में किन दो तीर्थ स्थलों के नाम आए हैं? तो किन दो तीर्थ स्थलों के नाम आए हैं? काबा और कैलाश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा। ऐसे ऑप्शन सारा देख लेते हैं। काबा और काशी, बी काबा और कैलाश, सी मक्का और कैलाश, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो है देखते हैं, सब श्वासों की श्वास में इस पंक्ति का क्या अर्थ है? देखिए, सब श्वासों की श्वास, उस पंक्ति में अर्थ क्या है? ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहते हैं, ईश्वर कहीं नहीं रहते। हम सांस लेते हैं, सांस लेने में हमें तकलीफ होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहते हैं। साथियों, ये सारे आंसर्स को आप नोट करते जाएं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मानसरोवर में कौन विहार करते हैं? देखिए दोस्तों, मानसरोवर जो है उसमें कौन विहार करते हैं? ए मछलियाँ, बी हंस, सी मगरमच्छ, डी मनुष्य। तो दोस्तों, मानसरोवर में जो है आपका मनुष्य विहार करते हैं। यहाँ पे कबीर दास कहते हैं कि मानसरोवर यानी कि हमारे जो हृदय है वो हमारा मानसरोवर है, और उसमें हमारा आत्मा जो है, मन जो है, उसमें विहार करते हैं। मन उसमें छटपट मन की विहार करते रहता है। ठीक है, कभी अच्छा सोचता है, कभी बुरा सोचता है। इस तरह से कई प्रकार की सोच मन जो है, आदमी मन के द्वारा सोच लेते हैं। इसलिए मनुष्य का जो हृदय है, भक्त का जो हृदय है, वही मानसरोवर में विहार करते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, कबीर दास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ए 1398 ईस्वी काशी में, 1398 ईस्वी बनारस में, 1298 ईस्वी मथुरा में, 1298 ईस्वी उज्जैन में। तो यहाँ पे सही जवाब होगा 1398 में ईस्वी में काशी में हुआ था। कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था दोस्तों। अगला सवाल, इनमें से कबीर की रचनाओं का संग्रह कौन है? कबीर की रचनाओं का संग्रह, पहला बीजक, बी साहित्य लहरी, सी काव्य रसायन, डी रामायण। तो कबीर दास जो थे वो बीजक लिखे थे। सबसे प्रसिद्ध उसका ग्रंथ था बीजक। अगला सवाल, पखा पखी का क्या अर्थ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहली बात दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी मॉडल क्वेश्चंस हैं सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। एक भी क्वेश्चन आप ना छोड़ें, सारे क्वेश्चंस को कॉपी में नोट करें, साथ ही याद कर लें, ताकि आपको एग्जाम में एक भी सवाल आपसे ना छूटे। तो यहाँ पे कह रहा है पखा पखी का अर्थ क्या है? ये लड़ाई झगड़ा, बी सुख दुख, सी सगुन निर्गुण, और डी पक्ष विपक्ष। तो देखिए दोस्तों, इसका तरीका याद करने का, पखा पखी का मतलब होता है पक्ष विपक्ष। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। संसार को किसके समान बताया गया? क्वेश्चन नंबर 30, हाथी के समान, चींटी के समान, कुत्ते के समान और बिल्ली के समान। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं संसार को किसके समान बताया गया है, बताइए। तो संसार को यहाँ पे चींटी के समान बताया गया है। अगला सवाल देखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है। देखिए दोस्तों, गद्यांश को पढ़ना है और 31 से 35 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे गद्यांश। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों के सामने मतलब दो बैल की कथा यहाँ पे है, और दो बैल की कथा का ही ये गद्यांश को यहाँ पे लिया गया है। तो आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया, दोनों चुपचाप खड़े रहे, हीरा और मोती। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की, देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। यानी दोनों बैल के मुंह में एक एक रोटी देकर के चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। एक एक रोटी खाए दोनों बैल, तो उन लोग को लगा कि यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, क्योंकि वहाँ पे उसको दिन भर बांध के रखा जाता था। इसीलिए जब वो रोटी ला के खिलाई उसकी बेटी, वो लड़की, तो उसको अच्छा लगा, खुशी लगा बैल को। आगे देखते हैं, लड़की भैरव की थी। लड़की किसकी थी? देखिए मेन पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट को नोट करते जा रहे हैं हम
ताकि आपको समझ में जल्दी से आ जाए। उसकी माँ मर चुकी थी। किसकी माँ मर गई थी? लड़की की माँ मर गई थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। देखिए, लड़की की जो पिताजी थे वो भैरव थे और उसकी माँ मर गई थी। लड़की की जो अपनी माँ थी वो मर गई थी, उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक आत्मीयता आने की एक तरह का प्रेम हो गया था। दोनों दिन भर जोते जाते, दोनों मतलब दोनों बैल, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। प्रेम की इस प्रसाद की यह बरकत थी जो 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। ये था। अब क्वेश्चन देखते हैं। छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिला जाती थी? बताइए, कितना आसान है। ऑप्शन है रोटियां, बी भूसा, सी चोकर, डी खल्ली। तो क्या खिलाई जाती थी? रोटियां खिलाई जाती थी, एक एक रोटी दोनों को। तो इस तरह से अगर आप गद्यांश को सही से पढ़िएगा तो आपका ऑप्शन का जो है ऑप्शन, सही ऑप्शन कौन सा होगा, आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। लड़की के पिता का क्या नाम था? देखिए दोस्तों, लड़की के पिता का नाम अभी पढ़े हम लोग, पहला गया, बिझूरी, सी भैरव, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा, भैरव। अगला क्वेश्चन, सौतेली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी? उससे स्नेह करती थी, उसे मारती थी, उसे घर से बाहर निकाल देती या उससे बात नहीं करती थी? यहाँ पे सही जवाब होगा उसे मारती थी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है। दोनों बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? वे दिन भर जोते जाते और डंडे खाते थे, वे दिन भर आराम करते, वे दिन भर खाना खाते, दिन भर सोते। ये तो तीनों नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब। अगला, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक कौन है? इसका गद्यांश का लेखक कौन है? ए प्रेमचंद, बी राहुल सांकृत्यायन, सी जाबिर हुसैन, डी चपला देवी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, तिब्बत की औरतें चाय किसमें कूटती थी? ए चौड़ी, बी चौड़ी, सी चोंगी और डी चोंगी। एक ही चीज डबल डबल है, तो यहाँ पे ऑप्शन चोंगी होगा, इसका सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चल गया था? देखिए, लेखक गलत रास्ते पर चला गया था, कितने मील गया था? ऑप्शन है मील, 1.5 मील, बी 1 मील, सी 2 मील, डी 3 मील। यहाँ पे होगा मील, 1.5 मील, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। शेखर विहार में कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की कितनी हस्तलिपियां पोथियां थी? कितनी हस्तलिखित पोथियां थी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा, ऑप्शन देखते हैं, 101, 102, 103, 105, 103 यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला सवाल, लेखक लंगोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया था? कारण बताना है। लेखक आराम करने लगा, ये नहीं होगा। लेखक आगे नहीं जाना चाहता था, ये भी नहीं होगा। लेखक का घोड़ा धीमा चलने लगा, रास्ता भटक गया, ये सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। वृंदावन की नदी का सांवला पानी किसकी याद दिलाता है? देखिए, वृंदावन नदी की जो सांवला पानी है, सांवला पानी भी है और सांवले कृष्णा जी भी हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे कृष्णा जी कहाँ पे है देखते हैं। ए यशोदा जी, बी कृष्णा जी, सी गोपियों की, डी बलराम की। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों, आज का इस मॉडल सेट 1 में पूरे 40 प्रश्नों का जवाब हमने दे दिया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। और इस जितने भी सारे सवाल मैं बताया हूँ सभी को कॉपी में नोट करें, याद कर लें, ताकि आपका एग्जाम में एक भी सवाल का जवाब ना छूटे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं सेट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।